कैसे हैं दोस्तों। आज का वीडियो है वार्षिक परीक्षा 2022 के पेपर का और ये है कक्षा 9 के हिंदी विषय का पेपर है। समय जिसका है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक है 80 नंबर का। लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे इस पेपर को तैयार किया गया है। शुरुआत करेंगे इसके सामान्य निर्देश पढ़कर। तो सामान्य निर्देश हैं, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। जैसे ही प्रश्न पत्र मिलेगा, पेपर मिलेगा, उस पर अपना रोल नंबर लिखना कंपलसरी है। दूसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र में कुल 17 प्रश्न हैं। तीसरा निर्देश है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। चौथा निर्देश, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। पांचवा निर्देश, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। छठा निर्देश है, प्रश्न संख्या 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। और अब शुरुआत करेंगे प्रश्न पत्र की और पहला जो खंड है वो है ए। निर्देश है, सही उत्तर को चिन्हित करना है। इन जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं 1 से 5 तक के, इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में एक तालिका, एक सारणी बना करके उसमें लिखना है। उत्तर कैसे लिखने? ऑप्शन लिखने, पहले का ए, दूसरे का बे, इस तरह से लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, मूल शब्द और उससे जुड़े प्रत्यय का सही विकल्प है। तो सही विकल्प है, ऑप्शन हो गया बे। लोक प्लस इक प्लस ता। लौकिकता का जो सही विकल्प है वो है लोक प्लस इक प्लस ता। पहले का ऑप्शन हो गया बे। दूसरा प्रश्न है, पर सर्ग ने के कारण क्रिया सदा कहाँ पर रहती है? सामान्य वर्तमान काल में या संदिग्ध वर्तमान काल में या भूतकाल में या भविष्यत काल में? तो सही ऑप्शन है से, भूतकाल। तीसरा प्रश्न है, मोहन रात दिन पढ़ाई करता है। इस वाक्य में उद्देश्य पद है, तो उद्देश्य पद आ जाएगा मोहन। सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का ए। चौथा प्रश्न है, द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। रेखांकित शब्द है इसमें पत्नी, तो रेखांकित शब्द का सही पर्यायवाची नहीं है। सही पर्यायवाची नहीं है। तो सही पर्यायवाची कौन कौन से हैं वो देख लीजिए, बाकी का जो नहीं है वो इसका उत्तर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन है से, सखी। यानी पत्नी का देखिए पर्यायवाची भार्या होता है, सहचरी होता है और जीवन संगनी भी पत्नी को ही बोलते हैं। और सखी, सखी यानी सहेली या दोस्त, वो पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चौथे का ऑप्शन सही है से। पांचवा प्रश्न, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ है। तो सही जो ऑप्शन है इसका दे, खूब परेशान करना। अब है प्रश्न संख्या 6, दिए गए शब्दों में से छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो हर आंतरिक खंड के प्रश्न में 2-2 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से एक शब्द सही है, उसको इस रिक्त स्थान में भरना है। यानी कि अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसके अंदर नंबर लगा के, छठे का 1, छठे का 2, छठे का 3, छठे का 4, इस तरह से नंबर लगा के ये उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहला है छठे का, मनुष्य और प्रकृति आदिकाल से ही एक दूसरे पर आश्रित रहे हैं या विरोधी रहे हैं,
तो जो सही है शब्द वो लिखना है। अभी इनके उत्तर बताऊंगा सबके। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 का दूसरा है, हाथ से पकड़कर प्रहार करने का हथियार रिक्त स्थान कहलाता है। तो दो ऑप्शन है, अस्त्र या शस्त्र। हाथ से पकड़कर जो हथियार होता है उसे क्या कहते हैं? तीसरा है, उन्नति का विलोम शब्द है, अवनति या परिणति। दोनों में से एक ऑप्शन सही जो है वो हमें लिखना है। चौथा है छठे का, जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं वे रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं दो, उपसर्ग या प्रत्यय। इनमें से जो सही है वो हमें इसमें लिखना है। पांचवा है प्रश्न संख्या 6 का, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के कारकीय संबंध को प्रकट करने वाले चिन्हों को रिक्त स्थान कहते हैं, विसर्ग या परसर्ग। छठे का छठा जो आंतरिक खंड का प्रश्न है, ऐसे शब्द जो परस्पर विरोधी या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें रिक्त स्थान शब्द कहते हैं, विलोम या पर्यायवाची, जो विपरीत होते हैं। अब इनके देखिए उत्तर देख लेते हैं सही शब्द। छठवें का पहला हो गया, मनुष्य और प्रकृति आदिकाल से ही एक दूसरे पर आश्रित रहे हैं। सही ऑप्शन, सही शब्द आ जाएगा आश्रित। छठे का दूसरा है, हाथ से पकड़कर प्रहार करने का हथियार शस्त्र कहलाता है। शस्त्र आ जाएगा। अस्त्र और शस्त्र दो शब्द थे, उनमें से सही शब्द है शस्त्र। तीसरा है प्रश्न संख्या 6 का, उन्नति का विलोम शब्द है अवनति। प्रश्न संख्या 6 का चौथा है, जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग आ जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का पांचवा है, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के कारकीय संबंध को प्रकट करने वाले चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। यहाँ आ जाएगा परसर्ग। छठे का छठा और लास्ट है, ऐसे शब्द जो परस्पर विरोधी या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। यहाँ आ जाएगा विलोम। खंड ए समाप्त हो गया। अब है खंड ब। खंड ब के अंदर देख लेते हैं, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का प्रश्न है, गद्यांश है, इसको पढ़ना है और इसी में से ही जो प्रश्न पूछे गए हैं और इसी में ही उन प्रश्नों के उत्तर हैं वो हमें देने हैं। तो गद्यांश पढ़ लेते हैं। मानव जाति ने अपने उद्भव काल से ही प्रकृति की गोद में ही जन्म लिया और उसी से अपने भरण पोषण की सामग्री प्राप्त की। सभी प्रकार के वन्य या प्राकृतिक उपादान ही उसके जीवन और जीविका के एकमात्र साधन थे। प्रकृति ने ही मानव जीवन को संरक्षण प्रदान किया। रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण ने भी पंचवटी नामक स्थान पर कुटिया बनाकर वनवास का लंबा समय व्यतीत किया था। अगला पैरा है, वृक्षों की लकड़ी से मानव अनेक प्रकार के लाभ उठाता है। उसने लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया। इससे मकान व झोंपड़ियाँ बनाई। इमारती लकड़ी से भवन निर्माण, कृषि यंत्र, परिवहन जैसे रथ, ट्रक, रेलों के डिब्बे तथा फर्नीचर इत्यादि बनाए जाते हैं। कोयला भी लकड़ी का प्रतिरूप है। वृक्षों की लकड़ी तथा उसके उत्पाद जैसे नारियल का जूट, लकड़ी का बुरादा, चीड़ की लकड़ी आदि विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग फल, कांच के बर्तन आदि नाजुक पदार्थों की पैकिंग के लिए किया जाता है।
इस प्रकार वृक्षों से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त परोक्ष फायदे भी हैं। जीवनदायिनी ऑक्सीजन पेड़ों से प्राप्त होती है। वृक्षों के आधिक्य से बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है। यदि वृक्ष खूब सारे लगाए जाएं तो बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है। अब प्रश्न हैं इस गद्यांश में से पूछे गए हैं। देखिए, अपठित गद्यांश है, इसमें पैटर्न के अनुसार 6 से 8 प्रश्न तक पूछे जा सकते हैं। कम से कम 6 प्रश्न और अधिकतम 8 प्रश्न अपठित गद्यांश में से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ मैंने 8 क्वेश्चंस बनाए हैं अपठित गद्यांश में से। कोई से भी आप 6 प्रश्न या 7 प्रश्न या 8 प्रश्नों को देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, आदिकाल में मानव जीवन किस पर आधारित था? दूसरा प्रश्न है, वनवास काल में रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण ने कहाँ पर निवास किया था? तीसरा प्रश्न है, वृक्षों से परोक्ष फायदे क्या हैं? चौथा प्रश्न, लकड़ी का प्रतिरूप किसे बताया गया है? पांचवा प्रश्न है, वृक्षों से प्रत्यक्ष लाभ के 2 उदाहरण बताइए। छठा प्रश्न, संसार में मानव जीवन को सर्वप्रथम किसने संरक्षण दिया है? सातवां प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। ये शीर्षक आपको इस गद्यांश को जब पढ़ेंगे तब आपको सोचकर बताना है कि कहाँ पर इसका भावार्थ केंद्रित हो रहा है, उसके अनुसार इसका शीर्षक बन जाएगा। आठवां प्रश्न है, पंचवटी का समास विग्रह और समास नाम बताइए। व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर इस अपठित गद्यांश में मिल जाएंगे और इसी में से ही ढूंढकर देने हैं। अब इनके उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर है, आदिकाल में मानव जीवन सभी प्रकार के वन या प्राकृतिक उपादानों पर ही आधारित था। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है उत्तर, वनवास काल में रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण ने पंचवटी नामक स्थान पर कुटिया बनाकर निवास किया था। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, वृक्षों से परोक्ष फायदे हैं। जीवनदायिनी ऑक्सीजन पेड़ों से प्राप्त होती है तथा वृक्षों के आधिक्य से, वृक्षों की अधिकता से बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है। ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर इस अनसीन पैसेज जो अपठित गद्यांश दे रखा है इसके अंदर से ही निकालने हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर है, लकड़ी के कोयले को लकड़ी का प्रतिरूप बताया गया है। पांचवें प्रश्न का उत्तर है, वृक्षों से प्रत्यक्ष लाभ हैं। वृक्षों से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। भवन निर्माण, कृषि यंत्र, परिवहन जैसे रथ, ट्रक, रेलों के डिब्बे तथा फर्नीचर इत्यादि बनाए जाते हैं। छठे प्रश्न का उत्तर है, संसार में मानव जीवन को सर्वप्रथम प्रकृति ने ही संरक्षण दिया है। सातवें प्रश्न का उत्तर है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है मानव जीवन और प्रकृति। पहला शीर्षक तो ये हो सकता है। दूसरा शीर्षक हो सकता है प्रकृति से मानव का भरण पोषण, ये भी एक इसका शीर्षक हो सकता है। आठवां प्रश्न का उत्तर है पंचवटी, ये व्याकरण का प्रश्न है। पंच अर्थात 5 वटों का समूह। पंच यहाँ पर देखिए नंबर आ रहा है पंचवटी में, तो ये हो गया 5 वटों का, 5 वृक्षों का समूह तथा समास हो गया, ये समास नाम हो गया द्विगु समास। अब है प्रश्न संख्या 8, अपठित काव्यांश है। निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है, लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर
ये मॉडल पेपर कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है दोस्तों। तो अपठित काव्यांश को पढ़ेंगे। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रभा फूल तारा मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख क्यों न हो मोद में। ये काव्यांश है बड़ा सुंदर, मातृभूमि के लिए है और इसी के ऊपर ये प्रश्न हैं। अपठित काव्यांश है तो इसमें से 6 से 8 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कम से कम 6 प्रश्न और अधिकतम 8 प्रश्न अपठित काव्यांश में से वार्षिक परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न। यहाँ मैंने 8 प्रश्न बना दिए हैं। पहला प्रश्न है, मातृभूमि को किसकी मूर्ति बताया गया है। ये सारे के सारे प्रश्न इस काव्यांश को पढ़ कर के उत्तर देने हैं। तो काव्यांश को 1-2 बार देखें। जब अपठित जो काव्यांश आते हैं या अपठित गद्यांश आते हैं, इनको 1 से ज़्यादा बार जल्दी जल्दी पढ़ना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, धूल भरे हीरे से कवि का क्या आशय है। तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक बताइए। चौथा प्रश्न है, मातृभूमि का सिंहासन किसे बताया गया है। पांचवा प्रश्न, इस काव्यांश के द्वारा कवि ने क्या संदेश दिया है। छठा प्रश्न है, नदियों को मातृभूमि का प्रेम प्रवाह बतलाने से क्या आशय है। सातवां प्रश्न, सूर्य चंद्र पद में कौन सा समास है। ये व्याकरण से संबंधित है, बताइए। आठवां है, करते अभिषेक पयोध हैं। पयोध के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अब इनके उत्तर देख लीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर है, मातृभूमि को सर्वेश अर्थात सबका ईश्वर, सर्वईश, सबका ईश्वर की सगुण साकार मूर्ति बताया गया है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, धूल भरे हीरे से कवि का क्या आशय है। धूल भरे हीरे से कवि का आशय है मातृभूमि की संतानों से है, जो कि बचपन से ही मातृभूमि की धूल में लोट लोट कर खेलकर बड़े हुए हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक या तो मातृभूमि या हमारी मातृभूमि। चौथे प्रश्न का उत्तर है, शेषनाग के फन को मातृभूमि का सिंहासन बताया गया है। पांचवे का उत्तर, इस काव्यांश के द्वारा कवि ने क्या संदेश दिया है। इस काव्यांश के द्वारा कवि ने संदेश दिया है, जिस मातृभूमि की गोद में पले बड़े हैं उसके प्रति हमें हमेशा आदर का भाव, सम्मान रखना चाहिए और महत्व देना चाहिए। छठे का उत्तर है, जिस तरह नदियों में प्रभाशीलता होती है उसी प्रकार प्रेम में भी प्रभाशीलता होती है। प्रेम का भी प्रभाव होता है नदी की तरह, इसलिए नदियों को मातृभूमि का प्रेम प्रवाह बतलाया गया है। सातवें का उत्तर है, सूर्य चंद्र पद में सभी पद प्रधान हैं, अतः यह द्वंद्व समास है। आठवां का उत्तर, करते अभिषेक पयोद हैं। पयोद के 2 पर्यायवाची हैं, बादल और मेघ। पयोद को कहते हैं बादल। अब
इसके अथवा में काव्यांश है। पैटर्न में ये इस तरह से काव्यांश आएंगे, अपठित अथवा के अंदर आएंगे। तो जो भी अच्छा लगे उसको ही आपको करना है। तो अथवा के अंदर वाला काव्यांश भी देख लेते हैं। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार, तुम जन मन के अधिनायक हो, तुम हंसो कि फूले फले देश। आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज्य तुम्हारा है अशेष। उर्वरा भूमि के नए खेत, ये नए धान्य से सजे वेश। तुम भू पर रहकर भूमि भार, धारण करते हो मनुज शेष। इस काव्यांश के ऊपर ये प्रश्न दिए हुए हैं। कम से कम 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और अधिकतम 8 प्रश्न अपठित काव्यांश में से पूछे जाएंगे। तो प्रश्न देख लेते हैं। मैंने 8 प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, किसान को मनुज शेष किस आशय से कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, किसान किससे प्यार करता है। तीसरा प्रश्न है, किसान को ग्राम देवता क्यों कहा गया है। चौथा, उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक बताइए। पांचवा प्रश्न है, इस काव्यांश से क्या संदेश व्यक्त हुआ है। छठा प्रश्न है, जन मन का अधिनायक किसे कहा गया है। सातवां प्रश्न, भूमि शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। आठवां, अधिनायक शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द बताइए। ये इन प्रश्नों के उत्तर हैं जो कि काव्यांश के अंदर से ही मिलेंगे, वहीं से ही देने। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, जिस प्रकार शेषनाग धरती का भार धारण करता है, उसी प्रकार किसान धरती पर रहने वाले मनुष्यों के भरण पोषण का भार धारण करता है। इसी आशय से किसान को मनुज शेष कहा गया है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, किसान सोने चांदी से नहीं बल्कि मिट्टी से प्यार करता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, किसान भूमि को उर्वरा करके नए खेत बनाकर उनमें धान्य अर्थात अनाज उगाता है तथा सभी का भरण पोषण करता है, इसलिए किसान को ग्राम देवता कहा गया है। चौथे प्रश्न का उत्तर है, उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है। तो उचित शीर्षक देखिए, या तो मनुज शेष किसान या ग्राम देवता किसान, इस तरह से शीर्षक बना सकते हैं काव्यांश को पढ़कर। पांचवें प्रश्न का उत्तर है, जो किसान इतना श्रम करके हमारा भरण पोषण करता है, उस किसान के प्रति सभी को प्रेम तथा सम्मान का भाव रखना चाहिए। छठे प्रश्न का उत्तर है, जन मन का अधिनायक ग्राम देवता अर्थात किसान को कहा गया है। सातवें प्रश्न का उत्तर है, भूमि शब्द का समानार्थी शब्द है वसुंधरा, पृथ्वी और धरा। आठवें प्रश्न का उत्तर है, अधिनायक शब्द में उपसर्ग अधि है और मूल शब्द नायक है। व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। अब है खंड 6। 10वां प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न दिए हुए हैं, चारों के उत्तर भी यहाँ दिए हुए हैं। आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 10वें का पहला है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर में हंस क्या करता है। तो उत्तर है, मानसरोवर हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर है।
और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर हंस मोती चुगा करते हैं। यहाँ मानसरोवर से कवि का आशय है पवित्र मन रूपी पवित्र सरोवर। जैसे मानसरोवर में हंस मोती चुगते हैं, उसी प्रकार पवित्र मन रूपी मानसरोवर में आत्मा रूपी हंस प्रभु भक्ति में लीन होकर परमानंद रूपी या मोक्ष रूपी मोती चुगता है। अगला प्रश्न है 10वें का। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, इसका भाव स्पष्ट करना है। उत्तर है, गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि गंगा नदी के तट पर रंग बिरंगी बालू अर्थात रेत फैली हुई है। उस पर सूर्य की किरणों के पड़ने से सातों रंग चमकने लगते हैं और रेत पर बनी आड़ी तिरछी लहरें सांपों की तरह चमकती हैं। दसवें का तीसरा प्रश्न है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। तो परिवर्तन देख लेते हैं। मेघ रूपी मेहमान यानी वर्षा जब होती है तो मेघ रूपी मेहमान के आने से पहला परिवर्तन हुआ, सनसनाती हवाएं चलने लगी। दूसरा, हवा से दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी। तीसरा, पेड़ झुकने लगे, पीपल जैसे बड़े पेड़ भी डोलने लगे। चौथा, बेलें हर्षित हुई। पांचवा है, तालाब में लहरें उठने लगी। छठा है, क्षितिज पर बादल उमड़ने और गरजने लगे। सातवां, बिजली चमकने लगी। आठवां, रिमझिम वर्षा होने लगी। तथा नौवां, नदी में लहरें उठने लगी। दसवें का चौथा है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता के कवि के अनुसार वर्तमान काल की सबसे भयानक समस्या क्या है। उत्तर देख लेते हैं। कवि के अनुसार वर्तमान काल की सबसे भयानक समस्या बाल श्रम की है। जो उम्र बच्चों के लिखने पढ़ने खेलने की होती है, उस अवस्था में वे विद्यालय न जाकर मजबूरी में कारखानों, होटलों, ढाबों और दुकानों पर मजदूरी करने के लिए मजबूरी और बेबसी में जाते हैं। यही बाल मजदूरी वर्तमान काल की सबसे बड़ी भयंकर समस्या है। अब है प्रश्न संख्या 11। नीचे दिए गए 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है 11वें का, जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। इस वाक्य के माध्यम से लेखक ने क्या व्यंजना की है। उत्तर देख लेते हैं। यह वाक्य हीरा का कथन है। वह कांजी हाउस की दीवार तोड़ने के संबंध में अपने दृढ़ संकल्प को व्यक्त करता है। हीरा के इस दृढ़ संकल्प के माध्यम से लेखक ने स्वतंत्रता आंदोलन के उन क्रांतिकारियों की भावना को व्यक्त किया है जो अंग्रेज़ों की कैद में रहकर यातनाएं सह रहे थे। गुलामी से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। कष्टों की चिंता किए बिना निरंतर संघर्ष करते रहने से ही गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ जा सकता है। ग्यारहवें प्रश्न का दूसरा है, मेरी आँखें नम हैं। लेखक ने इसका क्या कारण बताया है। उत्तर, प्रकृति और पक्षी प्रेमी सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं।
और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। रोज जाते थे, लेकिन आज भी ये इंतज़ार हो रहा है कि वो वापस लौट आएंगे। लेकिन इस बार सालिम अली की मृत्यु के कारण जब वो नहीं लौट पाते हैं तो लेखक की दुख और अवसाद के कारण आंखें नम हो जाती हैं। ये कारण है लेखक की आंखों का नम होने का। प्रश्न संख्या 11 का तीसरा है, प्रेमचंद की फ़ोटो में उनके जूते देखकर लेखक क्या सोचने लगता है? उत्तर, लेखक जब प्रेमचंद की फ़ोटो देखता है तो क्या देखता है कि प्रेमचंद के पाँवों में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल चुकी है, जिसकी वजह से उनके बंद बेतरतीब बंधे हुए हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद होने से अंगुली बाहर निकल आई है, जिस पर जाकर लेखक की दृष्टि अटक गई है, जिसे देखकर वह सोचता है कि फ़ोटो खिंचाते समय यदि प्रेमचंद धोती को थोड़ा नीचे खींच लेते तो उंगली ढक सकती थी, यानी फ़ोटो को ढंग से खिंचवा सकते थे। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक से जूते पहन लेते या नहीं खिंचवाते। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता? शायद पत्नी के आग्रह की वजह से फ़ोटो खिंचाने के लिए बैठ गए होंगे, ये लेखक सोचता है। लेखक यह भी सोचता है कि यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता नहीं हो। ये ट्रेजेडी है कि फ़ोटो खिंचा रहे हैं तब भी आदमी के पास जूते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि प्रेमचंद फ़ोटो के महत्व को नहीं समझते, नहीं तो फ़ोटो खिंचाने के लिए किसी से जूते मांग लिए होते। अब है चौथा प्रश्न, लेखिका के जन्म पर उसकी खातिर क्यों की गई? मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताइए या लिखिए। उत्तर, मेरे बचपन के दिन पाठ की लेखिका के अनुसार लेखिका के परिवार में लेखिका कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई थी। उसके परिवार में पिछले 200 वर्षों से किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ था, किसी लड़की का जन्म नहीं हुआ था, लड़के ही लड़के जन्म लेते रहते थे। लेखिका के परिवार की कुल देवी दुर्गा थी, अतः कन्या की प्राप्ति हेतु लेखिका के बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। इसी कारण से लेखिका के जन्म पर उसकी बड़ी खातिर की गई। 200 वर्षों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ था तो उसी को दुर्गा समझकर उसकी बड़ी खातिर की गई थी। उसे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। अब है प्रश्न संख्या 12, जिसके अंदर पठित पद्यांश दिए हुए हैं। निम्नलिखित पठित पद्यांशों में से किसी एक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 अंक का प्रश्न है। पद्यांश अथवा में 2 पद्यांश दिए हुए हैं। पठित पद्यांश, पठित पद्यांश का मतलब है जो आपकी कोर्स की जो किताब है हिंदी की, इसके अंदर से ये पद्यांश हैं। तो इनमें से अथवा के अंदर 2 पद्यांश हैं, वहाँ से कोई भी जो पद्यांश आपको अच्छी तरह से आता हो दोनों को पढ़ लीजिए, और दोनों में से जो अच्छी तरह से आता हो उसके जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। तो पहला पद्यांश पढ़ देता हूँ। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारों,
आठों सिद्धि नवों निधि के, सुख नंद की गाई चराई बिसारों। रस खान कबों इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक ए कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। रसखान जी ने लिखा हुआ है। अब इसके प्रश्न पढ़ लेते हैं। पद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश में लकुटी और कामरिया क्या हैं? दूसरा प्रश्न है, नंद की गाय चराने के सुख के बदले में कवि क्या छोड़ने को तैयार है? तीसरा प्रश्न है, कवि सोने के करोड़ों महल किस प्रकार न्योछावर करने की बात करता है? और चौथा और अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत सवैये के द्वारा कवि द्वारा व्यक्त किए गए भाव को समझाइए। तो उत्तर देख लेते हैं पहले प्रश्न का। लकुटी और कामरिया क्या हैं? उपर्युक्त पद्यांश में लकुटी क्या है? श्री कृष्ण की लकड़ी या लाठी है जो वो गायों को चराने के लिए जंगल में साथ में लेके जाया करते थे। और कामरिया जैसे नाम से दिख रहा है, कमर में पहनने वाला पीतांबर एक वस्त्र है जिसको कमर में पहना जाता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, नंद की गाय चराने के सुख और सौभाग्य मिलने के बदले में कवि आठों सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी छोड़ने को तैयार है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, कवि के नेत्रों को ब्रज भूमि के बाग, तालाब आदि देखने को मिलने पर और करील के कुंजों में विचरण करने का सौभाग्य या अवसर मिलने पर कवि सोने के करोड़ों महल न्योछावर करने की बात करता है। और चौथे प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत सवैये में कवि द्वारा श्री कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम और भाव को व्यक्त किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है भगवान के प्रति प्रेम और उनके प्रति भक्ति, समर्पण और सानिध्य का सुख संसार के समस्त भौतिक सुखों और कीमती वस्तुओं से अधिक सुंदर, अच्छा और सुख देने वाला है। ये पद्यांश पहले पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब अथवा में एक पद्यांश और है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कलिमा मई जगी क्यों आली। ये जब आंदोलन के समय की बात है, जब क्रांतिकारी को जेल में बंद कर दिया गया था, उससे संबंधित पद्यांश है। तो इसके प्रश्न हैं, कवि कोयल से क्या प्रश्न करता है? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है इस पद्यांश का, कवि को कारागार में किनके साथ रखा गया था? तीसरा प्रश्न है, दिन रात किस पर किसका कड़ा पहरा है? चौथा प्रश्न है, हिमकर निराश कर चला से क्या आशय है? उत्तर देख लेते हैं। कवि कोयल से कहता है कि जब चंद्रमा भी अस्त हो गया है तथा सभी निराशा और अंधकार में जी रहे हैं, तब ऐसे समय में हे सखी तुम क्यों जाग गई हो, अर्थात तुम भी सो जाओ। जब अंधकार छाया हुआ है तो तुम भी सो जाओ। दूसरा प्रश्न का उत्तर है,
कवि को कारागार में डाकू, चोर, लुटेरे जैसे अपराधियों के साथ रखा गया था। कवि को कारागार में इन बटमारों के साथ में रखा गया था। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, अंग्रेज सरकार या अंग्रेज शासन का कवि और जेल में बंद अन्य सभी कैदियों पर दिन रात कड़ा पहरा है। चौथे प्रश्न का उत्तर है, हिमकर निराश कर चला। इस कविता में कवि ने अंग्रेज शासन द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों का वर्णन किया है तथा किस प्रकार कवि तथा अन्य देशभक्तों को जेल की काली ऊंची दीवारों के घेरे में डालकर डाकू, चोर, लुटेरे जैसे अपराधियों के साथ बंद कर दिया गया है। जेल में भरपेट भोजन न देकर ना तो मरने ही देते हैं और ना जीने देते हैं। जेल पर अंग्रेज शासन का कड़ा पहरा लगा हुआ है। ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया है। ये 2 पद्यांश थे। इन दोनों पद्यांशों में से सिर्फ एक पद्यांश के उत्तर देने हैं, के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। अब है प्रश्न संख्या 13। ये है पठित गद्यांश है, तो पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित पठित गद्यांशों में से किसी एक के प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। 5 नंबर का है, तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा, ये ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हरेक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है या कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजुर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थीं। मेरा आसन भी वहीं लगा। ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है, नमसे कौन थे? वे लेखक से कैसे मिले? दूसरा प्रश्न है, तिब्बत की ज़मीन किस प्रकार से बटी है? तीसरा प्रश्न है, मंदिर में क्या रखा हुआ था? चौथा प्रश्न, जागीरदारों को खेती के लिए मजदूर किस तरह से मिलते हैं? अब उत्तर देख लेते हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर इसी पद्यांश में, इसी गद्यांश में मिलेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, नमसे शेखर की खेती के मुखिया यानी कि भिक्षु थे। वे लेखक से बहुत प्रेम से मिले। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, मंदिर में कंजुर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। चौथे प्रश्न का उत्तर है, जागीरदारों को खेती के लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। अब अथवा में एक गद्यांश और है, तो ये अथवा का मतलब है कि इन दोनों गद्यांशों में से जो भी आपको अच्छे समझ में आता है, अच्छे से उत्तर दे सकते हैं, उसको आपको परीक्षा में करना है। ये गद्यांश पढ़ देता हूँ। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था।
शायद इसलिए या पता नहीं क्यों तय पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहें। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं और वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। अब इससे संबंधित प्रश्न हैं जिनके उत्तर इसी गद्यांश में से देने हैं। तो पहला प्रश्न है, गुरुदेव शांति निकेतन छोड़कर कहाँ रहने लगे थे? दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव ने शांति निकेतन से अन्यत्र जाने का निश्चय क्यों किया? तीसरा प्रश्न है, गुरुदेव को वहाँ ले जाना कठिन क्यों था? और चौथा प्रश्न है, गुरुदेव श्री निकेतन में सबसे ऊपर के तल्ले में क्यों रहने लगे? अब इनके उत्तर देख लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है, गुरुदेव शांति निकेतन छोड़कर श्री निकेतन रहने लगे थे। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, गुरुदेव का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों। शायद मौज में आकर ही गुरुदेव ने शांति निकेतन से अन्यत्र जाने का निश्चय किया। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, गुरुदेव ने श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में सबसे ऊपर के तल्ले पर रहने का निर्णय लिया तथा उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं जिन पर वृद्ध और क्षीण वपु गुरुदेव का चढ़ पाना असंभव था। इसी कारण से गुरुदेव को वहां ले जाना कठिन था। चौथे प्रश्न का उत्तर है, गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर अन्यत्र जाया जाए। गुरुदेव के अपने ही निर्णय की वजह से गुरुदेव शांति निकेतन छोड़कर श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। अब ये निबंधात्मक प्रश्न हैं। 14वां प्रश्न है, बाढ़ की सही जानकारी लेने के लिए और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? लेखक ने रिक्शे में बैठकर क्या देखा? उत्तर है, लेखक ने अपने जीवन में कई बार बाढ़ के दृश्यों को देखा भी था तथा बाढ़ पीड़ितों की सहायता भी की थी, परंतु स्वयं कभी बाढ़ में घिरा नहीं था। इसी कारण लेखक पटना में आई बाढ़ की सही स्थिति जानने के लिए उत्सुक था। लेखक ने बाढ़ को देखने अपने मित्र के साथ रिक्शे में बैठकर काफ़ी हाउस पहुंचा तो देखता है कि काफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था तथा सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मृत्यु का तरल दूत अर्थात पानी को इतनी तेजी से आते देखकर लेखक उसके आतंक से डरकर अपने मित्र से आगे जाने की मना करता है। तब वे वहां से लौटकर अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर जाते हैं। वहां पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने
पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे, जिनकी संख्या दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में खड़े लोगों से किसी भी तरह कम नहीं थी। अब निबंधात्मक प्रश्न अथवा में भी है। ये पेपर देखिए बिल्कुल नए पैटर्न के आधार पर बना हुआ है, नई सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अथवा का प्रश्न है, माटी वाली पाठ में माटी वाली कौन है? उसके बिना टिहरी शहर के लोगों को क्या समस्या हो जाएगी, वर्णन कीजिए। उत्तर है, माटी वाली पाठ में माटी वाली एक नाटे कद की हरिजन बुढ़िया है जो सैमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में रहती है तथा घर घर जाकर माटी बेचने का काम करती है। माटी वाली वर्षों से टिहरी शहर के हर घर में लाल मिट्टी बेचने का काम करती है। यही कारण है कि टिहरी शहर के सभी घरों को वह जानती है या वह उसे जानते हैं। घर के कुल निवासी वर्षों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार तथा उनके बच्चे तलक सबके सब उनको माटी वाली को जानते हैं। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने का काम करने वाली वह अकेली ही है। इसके अलावा अन्य कोई मिट्टी देने का काम करता नहीं है तथा लाल मिट्टी टिहरी शहर के कई घरों में बेहद ज़रूरी है लीपने के लिए। मिट्टी वाली के बिना टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वह नहीं रहेगी तो लाल मिट्टी के बिना लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी, जो कि भोजन जुटाने और खाने की तरह की रोज़ की एक समस्या की तरह है। इसके अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबर की लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की ज़रूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं तथा टिहरी शहर जो कि भागीरथी और भीलांगना नदियों के तटों पर बसा हुआ है कि मिट्टी रेतीली है। इस मिट्टी के रेतीली होने के कारण उससे चूल्हों का लिपाई का काम हो नहीं सकता। जब माटी वाली को यहाँ से विस्थापित कर दिया जाएगा अर्थात हटा दिया जाएगा तो टिहरी शहर के घरों को लाल मिट्टी कौन ला कर देगा। इसी वजह से यही वजह है कि माटी वाली के न रहने से टिहरी शहर के लोगों को लाल मिट्टी की समस्या हो जाएगी। अब प्रश्न संख्या 15 है, जिसके अंदर 5 लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पाँचों के पाँचों प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। 5 को प्रश्न देखेंगे फिर उनके उत्तर देखते हैं। तो 15वें का पहला जो प्रश्न है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? उत्तर, बाढ़ आने के कारण अन्य सभी प्रकार की दुकानें तो बंद हो गई थी, परंतु बाढ़ का हाल जानने की वजह से एवं बाढ़ का दृश्य देखने की उत्सुकता के कारण लोग घरों से बाहर निकलकर पान की दुकानों के खुली होने के कारण उनके आसपास एकत्र होने लगे। यहाँ पर वे पान खाने के साथ साथ
बाढ़ की भीषणता पर चर्चा भी करने लगे। इसी कारण पान की बिक्री अचानक बढ़ गई। दूसरा प्रश्न है, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। लेखिका की माँ का व्यक्तित्व बड़ा असाधारण था। वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं और गोपनीय बात को कभी दूसरे से नहीं कहा करती थीं। इसके साथ ही वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी काम करती थी। इस सब की वजहों से उनका घर में सम्मान होता था। घर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी राय ली जाती थी और उसको ही अंतिम माना जाता था। उनका समस्त समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। ये सभी उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं थी। तीसरा, लेखिका ने बच्चों को शिक्षा दिलाने में क्या योगदान दिया? उत्तर है, लेखिका कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंची तो वहां उसके बच्चों को पढ़ाने की समुचित व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए उसने सामान्य वर्ग से लेकर अफसरों तक के बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल खोलने की कोशिश की। इसके लिए उसने कैथोलिक बिशप से वहाँ एक स्कूल खोलने की प्रार्थना की, परंतु बिशप के तैयार नहीं होने पर लेखिका ने अपने प्रयासों से कुछ उत्साही लोगों को साथ लेकर वहाँ प्राइमरी स्कूल खुलवाया। चौथा प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, फिर भी वे उनके व्यक्तित्व से प्रभावित क्यों थीं? लेखिका ने अपनी नानी को देखा तो नहीं था, लेकिन उनके बारे में सुना ज़रूर था कि अनपढ़ होने के बावजूद भी उनके मन में देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। इसका पता तब चलता है जब वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने पति के मित्र क्रांतिकारी प्यारेलाल को बुलवाकर अपनी बेटी की शादी अंग्रेज़ों के किसी भक्त से करने की बजाय किसी देशभक्त क्रांतिकारी से करवाने की बात कहती हैं। उनकी इस देश प्रेम की पवित्र भावना की वजह से तथा अपनी बेटी की शादी की बात किसी पर पुरुष के सामने करने की हिम्मत के कारण ही लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। पांचवा प्रश्न है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जब वर्षों से रहने वाले किसी भी गरीब का घर किसी भी कारण से हटाया जाता है तो उसे मूल स्थान से विस्थापित होने की पीड़ा मृत्यु के समान प्रतीत होती है। माटी वाली का घर हटाने पर वह भी इसी मानसिकता के दौर से गुजर रही थी। उसका सोचना था कि विकास की इस अंधी दौड़ में किसी गरीब का मूल निवास उजड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि गरीब का घर उजड़ने से वह मारा मारा फिरता है, उसे टिकने की स्थायी जगह नहीं मिलती है, उसे अंतिम सांस लेने का अधिकार उसके मूल स्थान पर मिलना चाहिए। इसलिए वह हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। ये खंड दिया गया है जिसमें प्रश्न संख्या 16 एक प्रार्थना पत्र है टीसी के लिए अपने प्रधानाध्यापक को। तो प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 5 अंक का प्रश्न है, तो कैसे लिखेंगे बता देता हूँ।
सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उज्जैन भरतपुर। विषय टीसी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की है तथा मैं आगे कक्षा 9 की पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ। चूँकि आपके विद्यालय में शिक्षा की सुविधा केवल कक्षा 8 तक की ही है, इसी कारण कक्षा 9 की पढ़ाई के लिए मुझे अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ेगा। इसके लिए मुझे शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी की आवश्यकता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे टीसी प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। धन्यवाद के नीचे आ जाएगी दिनांक और इधर आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। जो नाम है आपका वो लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख रखा है श्रीकांत अवस्थी, पुत्र श्री, जो भी नाम है पिता का वो आप लिख सकते हैं। ये अथवा में, अब अथवा में ये प्रश्न है जिसमें एक प्रश्न तो प्रार्थना पत्र का आ गया और अथवा में दूसरा प्रश्न है संवाद के रूप में। स्वच्छता के संबंधता में दो छात्रों की बातचीत को अपने शब्दों में संवाद के रूप में लिखिए। तो यहाँ संवाद अजय और विजय के बीच में है। अजय कह रहा है विजय से, यार विजय कितनी गंदगी रखते हैं हमारे देश में लोग। विजय कह रहा है, हाँ यार अजय, वास्तव में इन लोगों में हम भी शामिल हैं। अजय, हम देश के एक नागरिक के रूप में क्या कर सकते हैं? विजय कह रहा है, हमें कचरे को सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने की बजाय कचरे को कचरा पात्रों में ही डालना चाहिए। अजय, क्या हमारी सरकार स्वच्छता की दिशा में कोई कार्य कर रही है? विजय, हाँ यार अजय, तुम्हें नहीं मालूम, हमारी भारत सरकार ने इस कार्य हेतु स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। अजय, हाँ याद आया, आजकल घर घर से कचरा इकट्ठा करना भी शुरू किया गया है। विजय, यदि हम सभी भारत सरकार के इन सारे नियमों का पालन करें तो हम भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। अजय, हाँ, हमें भी अपने विद्यालय को स्वच्छ करने की शुरुआत करनी चाहिए। विजय, हाँ यार अजय, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। चलो शीघ्रता से सभी दोस्तों को बुलाकर विद्यालय की सफाई का श्री गणेश करते हैं। ये संवाद हो गया। अब है प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। ये 4 विषय दे रखे हैं। पहला विषय है कोरोना वायरस पर, दूसरा है योग व्यायाम और उसका जीवन पर प्रभाव, तीसरा जो विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, और चौथा विषय है पर्यावरण प्रदूषण पर। 8 नंबर का प्रश्न है। तो एक निबंध जो पहला नंबर पर है कोरोना वायरस, इस विषय पर निबंध यहाँ बता देता हूँ। बाकी के निबंध भी अगर देखने हैं तो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, वहाँ आपको ये निबंध में मिल जाएंगे। इसके अलावा भी कई विषयों पर अलग अलग तरह के निबंध, स्टोरी राइटिंग, कहानियाँ, एप्लीकेशन, लेटर्स और भी बहुत कुछ सामग्री आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। कोरोना वायरस 21वीं सदी का तेजी से फैलने वाली महामारी तथा इस महामारी से होने वाले आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव।
प्रस्तावना। कोरोना नामक बीमारी जो कि एक तेज़ी से फैलने वाली महामारी है, कोरोना वायरस के रूप में हमारे चारों ओर तेज़ी से फैल रही है। उसने भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है। इस बीमारी से कोई भी देश अछूता नहीं रह सका है। इस बीमारी के वायरस ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इटली, फ्रांस तथा अन्य लगभग सभी देशों की स्थिति को दयनीय बना दिया है। यह वायरस पहली बार चीन के वुहान शहर में वर्ष 2019 के अंत में फैला था। चूँकि पहली बार यह वायरस वर्ष 2019 में आया था, इसी कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 रखा गया था। तब से लेकर यह वायरस अपना DNA अर्थात वेरिएंट बार बार बदलकर कभी डेल्टा, कभी बीटा, कभी अल्फा के नाम से और कभी ओमाइक्रॉन तथा अन्य कई नामों से फैल रहा है। वैज्ञानिकों ने अब इसका टीका यानी वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त की है। टीका बनने के बाद से ही भारत में यह टीकाकरण अभियान बहुत बड़े स्तर पर चलाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही कम समय में भारत में 150 करोड़ से अधिक टीके की डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं? किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर यह वायरस फैलता है। संक्रमित हो चुके व्यक्ति के बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, सिर में तेज दर्द, सूखी खांसी, गले में खराश इत्यादि समस्याएं होती हैं। कोरोना वायरस से बचाव के तरीके। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार हाथों को साबुन से बार बार धोना, 2 गज की दूरी रखना, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से अपने हाथों को सैनिटाइज करना तथा खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को टिश्यू या रुमाल से ढकना शामिल है। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अनावश्यक रूप से जाने से बचें। बाहर जाते समय या किसी से बातचीत करते समय मुंह पर मास्क लगाएं। टीके की दोनों डोज अवश्य लगवाएं। संक्रमण का कोई लक्षण मिलने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं तथा कुछ दिन के लिए खुद को होम आइसोलेशन में रखें। इसके सामाजिक प्रभाव क्या पड़े कोरोना होने से, ये देखिए। इस वैश्विक महामारी को रोकने से सामाजिक प्रभाव हैं। इस वैश्विक महामारी को फैलने से रोकने के लिए विश्व के सभी देशों में लॉकडाउन करना पड़ा। किसी के भी संक्रमित होने या संक्रमण होने का संदेह होने पर उसे आइसोलेट क्वारंटाइन करने की नीति अपनाई गई। संक्रमण होने के डर से लोगों ने अपने करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों से दूरियां बनाईं। सामाजिक कार्यक्रम एवं उत्सव इत्यादि बंद हो गए। इससे लोगों के सामाजिक जीवन पर गहरा प्रतिकूल असर पड़ा। इसके आर्थिक प्रभाव क्या हुए? विश्व के लगभग सारे देशों में लॉकडाउन की वजह से व्यापार, उद्योग आदि बंद हो गए, जिससे लोगों के रोजगार तथा आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ा। परिणाम स्वरूप लगभग सभी क्षेत्रों में आर्थिक मंदी दिखाई देने लगी। सरकारों के राजस्व में भारी कमी आ गई। वहीं दूसरी ओर जांच प्रक्रिया, दवा, क्वारंटाइन की व्यवस्था, ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाने के चलते सार्वजनिक व्यय में भारी वृद्धि हो गई, जिसका सरकारों के खजानों पर अतिरिक्त व्यय का भारी असर पड़ा। इस तरह इस महामारी ने संपूर्ण विश्व में सभी देशों की अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया। उपसंहार।
कोरोना महामारी में जो 21वीं सदी की सबसे तेज़ फैलने वाली बीमारी है, जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है, इस महामारी से अपने को तो बचाना ही है, साथ ही हमें दूसरे लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए और वसुधैव कुटुंबकम की कहावत सार्थक करते हुए देश तथा समाज की समृद्धि में सबको मिलजुल कर योगदान करना चाहिए, ताकि सभी लोगों का जीवन पुनः पटरी पर आ सके। इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।